तो अब हमारा आज 29 से 32 आर्टिकल हम कवर करेंगे। जो 33, 34 और 35 उसमें मार्शल लॉ वगैरह चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अगर मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, उनसे कभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं किसी दूसरे वीडियो में थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर लूँगा आपको। आज 29 से 32 हम करते हैं। 29 हमारा क्या कहता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हैं ये बेसिकली माइनॉरिटीज़ के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी नाम सुनेंगे आपके जहन में दो तरह की माइनॉरिटीज़ आनी चाहिए, रिलीजियस भी और लिंग्विस्टिक भी। रिलीजियस आप जानते हैं, मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, और लिंग्विस्टिक हो गया लैंग्वेज की बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ है, जो ज़बान कम बोली जाती है उसको भी। अब कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें क्या करता है, इन्हें राइट देता है कि आपने क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को। ठीक है, और मेजॉरिटी भी इसमें इंक्लूडेड है। हालांकि ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन मेजॉरिटी के पास भी ये राइट है कि वो अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, अपनी लैंग्वेज को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारा आर्टिकल 30 आता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कि माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है, इसमें सिर्फ माइनॉरिटीज़ है, 29 में दोनों है और 30 में सिर्फ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी के पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ऑफ देयर ओन चॉइस, अपने तरीके से वो उनको चला सकते हैं। ठीक है, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, अपने धर्म के आधार पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकती है, बना सकती है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटी, इन दो आर्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम माइनॉरिटी को हो रही है, तो इस केस में माइनॉरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरवीन करेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर आपको हाई कोर्ट में भेजते हैं, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा कि नहीं फैसला जो है वो सही नहीं है, तो आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं, वहाँ भी आपको लगा कि ठीक नहीं आया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट करते हैं। लेकिन माइनॉरिटी के केस में इन दोनों आर्टिकल्स में क्या हो सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकती। ठीक है, उसके बाद 31 हम लास्ट पे करेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम पहले 32 कर लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया मैं आपको, कि जो आर्टिकल 30B है ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970 ने ऐड किया। उसमें ये बोला गया कि अगर माइनॉरिटी का कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो स्टेट क्या करना चाह रही है, उसको एक्वायर करना चाह रही है, उसको लेना चाह रही है, तो बिना कंपनसेट किए वो उसको नहीं ले सकती है, एक्वायर नहीं कर सकती है। ये भी याद रखना, आर्टिकल 30B 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि कौन सा आर्टिकल 30 आर्टिकल के साथ ऐड किया गया और कब किया, किस अमेंडमेंट के थ्रू। तो 30B 44th अमेंडमेंट 1978। फिर हम आते हैं आर्टिकल 32 पे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इन्होंने कहा कि आपने फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए, लेकिन जब तक हमारे पास इस किस्म का कोई प्रोसेस नहीं होगा, एक प्रोसीजर नहीं होगा कि हमें ये एश्योर करें हम पब्लिक को कि हम आपको ये राइट्स गारंटी करते हैं, और अगर वायलेशन हो रहा है तो उनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास वो भी कोई प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए जो है आर्टिकल 32 आपको कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अब आपने, पहले मैं आपको आर्टिकल बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट इशू करता है रिट अंडर आर्टिकल 226। और 1950 से पहले सिर्फ 3 कोर्ट्स के पास या हाई कोर्ट्स के पास पावर थी, एक कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। सिर्फ वही क्या कर सकते थे, रिट पिटीशन इशू कर सकते थे। लेकिन उसके बाद बाकी हाई कोर्ट्स को भी पावर दे दी गई अंडर आर्टिकल 226, वो भी रिट्स इशू कर सकते हैं। तो ये हमने बोरो किया है इंग्लिश लॉ से, जहां पे इनको प्रोरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। अब ये सब चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं, मैं इसका आपको नटशल में एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ज़्यादा रिट पिटीशंस इशू करने की या हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट का जो है वाइडर स्कोप है, ज़्यादा पावर है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट फाइल कर सकता है, इशू कर सकता है, और हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ बाकी अदर पर्पसेस, लीगल पर्पसेस के लिए भी वो इशू कर सकता है। उसके बाद जो हमारा पहला रिट आता है उसको हम कहते हैं हैबस कॉर्पस। इसका लैटिन टर्म जो है वो है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक, ये कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर करता है कब, जब कोई पब्लिक अथॉरिटी किसी शख्स को डिटेन करती है या अरेस्ट करती है और उसके वेयर अबाउट्स पता नहीं है, तो इस केस में
क्या होता है, कोर्ट इशू करता है हैबस कॉर्पस, और इस रिट के तहत कोर्ट उस पब्लिक अथॉरिटी को ये कहता है कि उस बंदे को हमारे सामने पेश करो। किन वजहों के लिए, एक कि वो बंदा जिंदा है या मर गया है, और दूसरा कि किस बेसिस पे आपने क्या किया है, उसको डिटेन किया है। ठीक है, अब अगर डिटेंशन लॉफुल है, proceeding is for contempt of a legislature or court, detention is in by a competent authority, detention is outside the jurisdiction of the court, इस केस में रिट इशू नहीं हो सकती है। दूसरा आपका आता है मैंडेमस, इसका मतलब है वी कमांड, हम आपको हुक्म देते हैं। ये क्या है कि ये किसी पब्लिक ऑफिशियल को क्या कहते हैं, इशू होती है, और उससे कहा जाता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ जो हैं, फंक्शंस आप जो है वो इम्प्रॉपर मैनर में क्या कर सकते हैं, ये इम्प्रॉपर मैनर में कर रहे हैं, तो कोर्ट ये रिट इश्यू करता है और उसको डायरेक्ट करता है, उस पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्ट करता है कि आप जो है अपना काम इम्प्रॉपर मैनर में छोड़ के जो प्रॉपर मैनर आपका है उसमें आप अपना काम करें। ठीक है, ये कैन बी इशूड टू अ कॉर्पोरेशन, अ पब्लिक बॉडी, एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, ये कहाँ पे इशू नहीं हो सकती, अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, किसी प्राइवेट शख्स या कोई प्राइवेट अथॉरिटी है, ठीक है, वहाँ पे ये इशू नहीं हो सकती है। डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशन दैट डज नॉट possess statutory force when the duty is discretionary not mandatory against president and governor to enforce a contractual obligation against chief justice of high court। ठीक, उसके तो आपका जो थर्ड रिट आता है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, मना करना। ठीक है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को ये भेजता है, रिट भेजता है। अगर कोई लोअर कोर्ट क्या कर रहा है, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो ऊपर वाला कोर्ट है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई काम कर रहा है, तो हाई कोर्ट उसे क्या करेगा, प्रोहिबिशन रिट भेजेगा कि आप अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहे हैं और ऐसा ना करें, आप अपने जुरिस्डिक्शन में रह के ही काम करें। ठीक, उसके बाद आता है रिट ऑफ सर्शोराय या सर्शोरा, जो भी आप इसकी स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन जैसे भी कर रहे हो, इसका मतलब है मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, ये कौन भेज सकता है, हाई कोर्ट भेज सकता है लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को, टू क्वॉश द ऑर्डर इटसेल्फ। It is issued on the grounds of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law, preventive as well as curative। अब ये कहाँ पे ये इशू होती है, जब किसी लोअर कोर्ट ने क्या किया है, अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई फैसला दे दिया कि उसके पास तो पावर ही नहीं थी, उसकी जुरिस्डिक्शन में वो काम ही नहीं था, उसने क्या कर दिया, लोअर कोर्ट ने फैसला अपना सुना दिया, तो उससे जो ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जो भी सुपीरियर कोर्ट उस कोर्ट से होगा, उस कोर्ट से जो भी ऊपर होगा, तो वो क्या करेगा, उस जजमेंट को इलीगल जजमेंट करार देके उसको क्वाश कर देगा। ठीक है, क्योंकि जिस कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, जिस लोअर कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है, उसकी वो जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं। और लास्ट आपका जो फिफ्थ आता है वो है को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। क्या मतलब है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस या पब्लिक पोजीशन किसी को जब क्या करनी है, होल्ड करनी है, तो उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब इस रिट से क्या हो सकता है, कोर्ट किसी शख्स को पूछ सकता है कि अपनी क्वालिफिकेशन या क्रेडेंशियल्स आप प्रूव करो कि आप अगर इस पब्लिक पोस्ट पे बैठे हो तो किस क्वालिफिकेशन या किस बेसिस पे बैठे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहता है इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू बी अ पब्लिक टू अ पब्लिक ऑफिस, हेंस इट प्रिवेंट्स इलीगल यूसर्प्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन, नॉट इशूड टू मिनिस्टर्ड ऑफिस और पब्लिक ऑफिस। ठीक है, तो आर्टिकल 31 को डिलीट करके जो अमेंड किया गया उसमें 3 नए आर्टिकल आए, 31A, 31B और 31C। 31A आपका क्या कहता है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ इस्टेट्स, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब क्या हुआ कि जब इंडिपेंडेंस हमने गेन किया, तब जो हायर क्लास थी, अमीर लोग थे और गरीब लोग थे, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप था। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, वो चाह रही थी कि हम इस गैप को जितना पॉसिबल है उतना कम करें या ख़त्म ही कर दें। इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो लोग बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी ज़मीन जिन लोगों के पास थी, उनसे ज़मीन लेती, उनसे स्टेट लेती और क्या करती थी, सोशल वेलफेयर के कामों के लिए उसको इस्तेमाल करती थी। अब ये जो लोग थे, ये क्या करते, इनके पास ज़मीन थी, वो जा रही थी, तो ये क्या करते थे, ये जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई हमारी ये प्रॉपर्टी है, सरकार हमसे ले रही है और वो क्या कहते हैं, लोगों में बांट रही है या क्या काम कर रही है। अब उसके बाद ट्रायल होता था, प्रोसीडिंग होती थी, बड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 लेके आई और उसमें क्या बोला कि
5 कैटेगरीज दी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस याद रखिए 5 कैटेगरीज दी कि अगर इन 5 कैटेगरीज में कोई एक्ट बनता है, कोई लॉ बनता है, तो वो 14 और 19 आर्टिकल का वायलेशन नहीं माना जाएगा। 5 कैटेगरीज उन्होंने दे दी, बोला अगर इसके अंडर हम कोई लॉ बनाते हैं तो आर्टिकल 14 और 19 का ये वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा जो फंडामेंटल राइट आया 31B, उसमें क्या किया, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। आप समझिए कि पहले सिर्फ 5 कैटेगरी थी, अब इन्होंने क्या किया, इसके स्कोप को बढ़ा दिया। अब इसने बोला कि कोई भी हम किसी भी किस्म का जब बनाएं तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट का। अब इन्होंने बोला कि भाई हम कोई भी एक्ट बनाएंगे और उसको शेड्यूल 9 में डाल देंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू से बच जाएगा। ठीक, इन्होंने बेसिकली क्या किया, इसके स्कोप को बढ़ा दिया और हर एक चीज इसमें इन्होंने अंदर एक्वायर कर ली। लेकिन अब 1951 से लेके 2007 तक अब एक केस इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है IR कोयलो केस 2007 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है, हमने पढ़ा है आर्टिकल 13 में, जुडिशियल रिव्यू जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है और आप इसमें से किसी भी चीज़ को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। उसके बाद आपका आता है 31C। अब क्या हुआ, गरीबी बहुत थी, है ना, बड़ी मुश्किल से इंडिपेंडेंस गेन किया, अगर आपने पढ़ा होगा, उसके बाद बड़ी दुश्वारियों के साथ जो है चलते गए। फिर एक 5 ईयर प्लान आया जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि गरीबी हटाओ। ठीक है, आई गेस इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो तब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लोग अमीर थे, अपर क्लास लोग थे, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम इनसे चीज़ें लेंगे और क्या करेंगे, गरीबों में बांट देंगे। बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश, मतलब उनको अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या इन्होंने बोला, इसका जो अमेंडमेंट हुआ 31C का, वो हुआ आपका 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें बोला सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये इसमें याद यही रखना है कि 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत 31C। तो मैंने शायद आपसे कहा कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से तीनों आए, तीनों नहीं, 31A और 31B आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से, और थर्ड जो है 31C वो आया 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।